दोस्तों, आज बात करेंगे हम विसर्जन संस्थान के बारे में, जो शरीर का अत्यंत महत्वपूर्ण हिस्सा है। जैसे कि भोजन करना, पाचन करना और शरीर को पुष्ट करना आवश्यक है, वैसे ही विसर्जन भी अत्यंत आवश्यक है। भोजन के ऑक्सीकरण से जहाँ ऊर्जा होती है, वहीं इससे कुछ हानिकारक पदार्थ भी उत्पन्न होते हैं। उन पदार्थों को विषैला भी माना जाता है। शरीर नियमित एवं निरोग रहे, इसके लिए इन विषैले एवं हानिकारक पदार्थों को शरीर के बाहर निकालना अत्यंत आवश्यक होता है। जिन तंत्रों एवं क्रियाओं द्वारा यह कार्य किया जाता है, उसे हम विसर्जन अथवा उत्सर्जन क्रिया कहते हैं। शरीर से जिन पदार्थों का विसर्जन किया जाता है वे निम्नलिखित हैं: अपचित भोजन, हानिकारक लवण, कार्बन डाइऑक्साइड एवं यूरिया। और जिन अंगों के द्वारा एक क्रिया होती है वो है वृक्क, मूत्रवाहिनी, मूत्राशय एवं मूत्र मार्ग। तो सबसे पहले जानते हैं वृक्क के बारे में। हमारे शरीर में 2 वृक्क किडनी होती हैं, जो देह गुहा के निचले भाग में मेरुदंड के दोनों ओर स्थित होते हैं। साथ में चित्र भी देखते जाइए, जिससे आपको समझने में आसानी होगी। इनकी आकृति सेम के बीज के समान होती है। यह लगभग 10 से 12 सेंटीमीटर तक लंबे होते हैं। इनका रंग गहरा लाल होता है। इसके 2 भाग होते हैं, कार्टेक्स एवं मध्यांश। कार्टेक्स वृक्क का बाहरी एवं मध्यांश वृक्क का आंतरिक भाग होता है। प्रत्येक वृक्क में कई अति सूक्ष्म नलिकाएं होती हैं, जिन्हें वृक्काणु या नेफ्रॉन कहा जाता है। प्रत्येक नेफ्रॉन एक उत्सर्जन इकाई होती है। रक्त से यूरिया तक तथा अन्य हानिकारक पदार्थों इन्हीं नेफ्रॉन द्वारा पृथक किया जाता है। नेफ्रॉन का प्रारंभिक हिस्सा एक प्याले की तरह दिखाई देता है। इसे वोमेन संपुट भी कहा जाता है। यह वृक्क नलिका से जुड़ा रहता है। वृक्क नलिका संग्रह वाहिनी से जुड़ी होती है और सभी संग्रह वाहिनियां मूत्र वाहिनी में खुलती हैं। चित्र से स्पष्ट है। अब हम देखते हैं मूत्र वाहिनी, मूत्राशय एवं मूत्र मार्ग। प्रत्येक वृक्क के आंतरिक भाग से एक पतली किंतु लंबी नलिका निकलती है, जिसे मूत्र वाहिनी यूरेटर कहते हैं, जिसका अग्रभाग चौड़ा एवं पश्च भाग एक नलिका के रूप में होता है, जो मूत्राशय में खुलता है। मूत्राशय पेशियों का बना एक थैले के समान होता है, जिसमें मूत्र इकट्ठा होता है। मूत्राशय की पेशियों के सिकुड़ने से मूत्र मार्ग से होता हुआ शरीर से बाहर निकल जाता है। साथ ही हम देख लेते हैं जनन संस्थान, नर जनन संस्थान और मादा जनन संस्थान। संतान उत्पत्ति में पुरुष एवं स्त्री दोनों का योग एवं क्रियाएं इसी संस्थान के माध्यम से होती हैं, जिसे जनन संस्थान कहा जाता है। इसको भी हम संक्षेप में समझ लेते हैं। नर जननांग और स्त्री जननांग। नर जननांग को देखें तो नर जननांग को मुख्य रूप से हम शिश्न, पेनिस के नाम से जानते हैं। इसके साथ ही 2 वृषण होते हैं, जो प्रारंभ तो देह गुहा में होते हैं, लेकिन बाद में देह गुहा के बाहर एक थैली के समान संरचना में आ जाते हैं। प्रत्येक वृषण योजी ऊतकों द्वारा अनेक छोटे छोटे बेशमों में विभाजित रहता है। प्रत्येक बेशम में से एक पतली नलिका निकलती है, जिसे सेमनीफेरस नलिका कहते हैं। यह नलिकाएं एक संग्राहक वाहिनी में खुलती हैं, जिसे एपिडिडिमस कहते हैं। वृषण में शुक्राणु का निर्माण होता है, जो सेमिनिफेरस नलिकाओं में होते हुए एपिडिडिमस में पहुंच जाते हैं, जहां वे एकत्रित रहते हैं। एपिडिडिमस से एक नलिका निकलती है, जिसे शुक्रवाहिका कहते हैं। यह शुक्राशय में खुलती है। प्रत्येक शुक्राशय से एक नलिका निकलती है, जिसे स्खलनीय वाहिनी के नाम से जाना जाता है। यह वाहिनी मूत्र मार्ग में खुलती है। मूत्र मार्ग लंबा और पेशीयुक्त होता है, जो मनुष्य के शिश्न में होता हुआ एक छिद्र द्वारा बाहर खुलता है। इसी छिद्र द्वारा शुक्राणु और मूत्र बाहर निकलता है। इसे मूत्र जनन छिद्र, यूरिनो जेनिटल ओपनिंग कहा जाता है। चित्र में आप देख सकते हैं। वहीं स्त्री जननांग की बात करें तो स्त्री जननांग में 2 अंडाशय होते हैं। प्रत्येक अंडाशय के सामने परंतु सटी हुई कीप की आकृति के समान एक संरचना होती है, जिसे मुखिका कहते हैं। मुखिका का पश्च भाग एक नलिका के रूप में होता है, जिसे अंडवाहिनी कहते हैं। अंडवाहिनी का पश्च भाग एक चौड़े थैले की संरचना से जुड़ा होता है, जिसे गर्भाशय कहते हैं। गर्भाशय की भित्तियां पेशीयुक्त होती हैं, जो भ्रूण के विकास के समय आवश्यकता अनुसार फैल जाती हैं। गर्भाधान की क्रिया गर्भाशय में ही होती है। इसके अग्रभाग को योनि एस्जिना कहते हैं। तो दोस्तों, आपको ये महत्वपूर्ण जानकारी अच्छी लगी होगी। इससे आप अपने ज्ञान को बढ़ाएं और अपनी तैयारी को पुष्ट करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।